चलिए सर, अभी तक जो आपको पढ़ाया था बायोलॉजी और फिर बीच में छूट गया, तो बायोलॉजी में अगला पोर्शन है जो ध्यान रखना ज़रा, बायोलॉजी का ही जो विटामिन चल रहा है उसी विटामिन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और विटामिन में कौन कौन से विटामिन हैं। तो देखना, इसी बायोलॉजी में विटामिन चल रहा था और विटामिन ए की चर्चा हम कर रहे थे। विटामिन किसकी चर्चा कर रहे थे? ए की चर्चा कर रहे थे। अच्छा सर, विटामिन हम आपको समझाते भी जा रहे हैं, जो चीज़ें समझाने की हैं बाकी का जो फैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सीधा सीधा बताते भी चल रहा है। तो विटामिन ए के लिए हमने सबसे पहले आपको कहा था कि एक प्रकार से जो विटामिन, ये जो आपका विटामिन ए है वो किसके लिए? रोधी पदार्थ के तौर पर इन विटामिनों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और रोधी पदार्थ के तौर पर जब इन विटामिनों का प्रयोग किया जाएगा तो उन रोधी पदार्थों में भी किस प्रकार का जो रोधी पदार्थ होगा उसकी चर्चा भी हमने इसमें आपसे की थी। साथ साथ ये भी कहा था कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, और उसी रोगों पर चर्चा कर रहे थे कि आपका जो जिसको शुष्क सल्की भवन कहते हैं उसको ही कहा जाता है, आपको जीरोप्लेथेमिया करके लिखा दिया था। बात समझ गए? तो शुष्क सल्की भवन जिसको हिंदी में कहते हैं उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसका नाम जीरोप्लेथेमिया कहते हैं। तो वो जीरोप्लेथेमिया ज़्यादा पूछा जाता है, शुष्क सल्की भवन नहीं आता है। तो अब यहाँ पर जो पढ़ते हैं क्या, सबसे पहला पॉइंट समझना जरा, क्या क्या कहा था हमने इस विटामिन ए के लिए। विटामिन ए के लिए सबसे पहले बताया था कि विटामिन जो ए है वो किस प्रकार का विटामिन है। तो ये जो होता है यह उपकलीय ऊतक के, क्या कहा था हमने? उपकलीय ऊतक के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। और उपकलीय ऊतक के निर्माण में सहायता करता है। तो ये उपकलीय ऊतक हमने क्या उदाहरण बताया था कि हम मान लेते हैं कि त्वचा जो है वह उपकलीय ऊतक का बेहतर उदाहरण है। जो त्वचा है वो उपकलीय ऊतक का बेहतर उदाहरण है। और उपकलीय ऊतक के निर्माण में यदि ये विटामिन ए सहयोग दे रहा है तो ये त्वचा के निर्माण में सहायक हो रहा है। और त्वचा के निर्माण में सहायक हो रहा है तो यदि विटामिन ए की यदि कमी होगी तो सबसे पहले जो रोग होंगे वो त्वचा संबंधी रोग आपके व्यक्ति को हो जाएंगे। और त्वचा संबंधी रोगों को हमने आपसे कहा था कि विटामिन ए की कमी हो जाने की वजह से एक तो ऊतक के निर्माण में विटामिन ए की कमी से, ये विटामिन ए किसके लिए उपयोगी होता है? तो ऊतक के निर्माण में, और साथ साथ ध्यान करो इसी उपकलीय ऊतक की ग्रंथि के निर्माण में। दो पॉइंट आपको बताए थे। इसी उपकलीय ऊतक की, क्या कहा था? इसी उपकलीय ऊतक की ग्रंथि के निर्माण में, इसी उपकलीय ऊतक की ग्रंथि के निर्माण में हमने क्या कहा था? ये पॉइंट आपसे कह रखा था। अब बात कहते हैं इस उपकलीय ऊतक की, त्वचा की। तो त्वचा की जो बात आपको हमने बताई थी, उस त्वचा की उस बात से आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि त्वचा प्रभावित होगी। तो अकेली त्वचा प्रभावित नहीं होगी, त्वचा से जुड़ा हुआ जो पार्ट होगा वो भी प्रभावित होगा। जैसे कि त्वचा से जुड़े हुए हैं बाल, आपके नाखून, विभिन्न प्रकार की जो आपके स्किन से रिलेटेड जितने भी आपके अंग जुड़े हुए होंगे वो सारे के सारे अंग क्या होने लगेंगे? प्रभावित होने लगेंगे। तो यहाँ पर त्वचा संबंधी जो बीमारी है, वो त्वचा संबंधी जो बीमारी या डिफेक्ट है वो व्यक्ति को क्या करने लगेगा? दिखने लगेगा। जैसे आप ध्यान करो, बाल हो सकता बाल गिरने लगे, देखा होगा बाल, जो डॉक्टर, जब बालों के डॉक्टर के पास जाओ तो विटामिन ए की गोलियां देते हैं कि आंखों के लिए भी और बालों के लिए भी विटामिन ए और विटामिन ई की गोलियां क्या है, और डॉक्टर लिखता है कि आप विटामिन ए और विटामिन ई की गोलियां क्या है, ओमेगा 3, इन 3 चीज़ों को खाइएगा। तो बालों के लिए हुआ, नाखूनों के लिए हुआ, इन सभी ये भी इससे जुड़े हुए हैं, त्वचा से जुड़े हुए हैं। बात यदि कहें त्वचा हुआ, बाल हुआ, नाखून हुआ, इन सब के लिए तो हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट पूछा जाता है किसके लिए? उपकलीय ऊतक ग्रंथि के लिए। उपकलीय ऊतक ग्रंथि की बात की जाए तो ग्रंथि में क्या है? सबसे ज़्यादा इसी उपकलीय ऊतक, जो आँख, जो आपकी त्वचा है उस त्वचा से जुड़ी हुई तो होती हैं उपकलीय ऊतकीय ग्रंथि। जैसे उपकलीय ऊतक, आपका उपकलीय ऊतक का निर्माण और उपकलीय ऊतक ग्रंथि। और उपकलीय ऊतक ग्रंथि कौन है? तो आँखों के अंदर जो आपकी ग्रंथियाँ होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं? इसी उपकलीय ऊतक की ग्रंथि से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है वो आँखों की रंगाओं में। किसमें? आँखों की दृष्टि रंगाओं में। किसमें देखने को मिलता है? दृष्टि रंगाओं में। ये दृष्टि रंगाओं में क्यों? तो आँखों की दृष्टि रंगाएं मतलब आँखों की जो देखने की जो क्षमता है, रंगों के विभिन्न प्रकार के भेदन की क्षमता है, उसमें सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। और जब सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्तियों की आँखों की रोशनी क्या होने लगती है? कमजोर होने लगती है। तो यहाँ पर क्या कहा? दृष्टि रंगाओं।
और साथ साथ जब दृष्टि रंगाएं प्रभावित होंगी तो अश्रु ग्रंथियां भी क्या होती हैं, इससे प्रभावित होती हैं, क्योंकि ये आँख के अंदर पाई जाने वाली उपकलीय ऊतक ग्रंथि को क्या करता है, डिफेक्ट करता है। दो चीज़ें प्रभावित हो गई, आँखों की दृष्टि रंगाएं और उसी के साथ साथ क्या प्रभावित हो गई, दृश्य आपका अश्रु ग्रंथियाँ। अब जब अश्रु ग्रंथियाँ प्रभावित हो गई तो निश्चित सी बात है कि जो आपका जो अश्रु है वह नहीं बनेगा या ना के बराबर बनेगा, और जब ना के बराबर बनेगा तो आँख क्या रहने लगेगी, शुष्क रहने लगेगी। जब आँख शुष्क रहने लगेगी तो आपका एक रोग हो जाता है जिसको क्या कहा जाता है, शुष्की भवन। सल्क मतलब जो आँख है उसके अंदर जो एक भाग पड़ा जाता है उसको सल्क कहते हैं। तो सल्क का शुष्की भवन यानी कि जो पूरा का पूरा आँख का जो भवन है, मतलब जिसको भवन नाम दिया गया है, वो पूरा का पूरा क्या पड़ जाएगा, शुष्क। उसको ही नाम दे दिया जाता है, इंग्लिश में कह देते हैं जीरोप्लेथेमिया, जिसकी बात आपको उस दिन बताई थी। तो यहाँ पर बड़ी ही सरल भाषा में जो अश्रु ग्रंथियाँ हैं वो अश्रु ग्रंथियाँ क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। जब अश्रु ग्रंथियाँ आपकी शुष्क हो जाती हैं तो अश्रु आना बंद हो जाता है, और जब अश्रु आना बंद हो जाएगा तो ध्यान रखना, जैसे ही अश्रु आना बंद होगा तो अश्रु आना जब बंद होगा तो आँख जो है वह आपकी क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। और यहाँ पर जब आँख जो है वह सूखने लगेगी तो उसको कहा जाता है सल्की भवन। क्या कहा जाता है इसको, सल्की भवन। तो इसको आपको याद रखना है, सल्की भवन कहा जाता है। मुख्य रूप से जो आँख अश्रु ग्रंथियाँ शुष्क होने की वजह से आँख की जो सल्क है वह शुष्क हो जाती है और उसके कारण जो नाम दिया जाता है वो शुष्क सल्की भवन। लेकिन यही नाम जब आपकी आँख जो है वह शुष्क हो जाती है तो यही नाम ध्यान रखना यही नाम जो है आपको क्या कहते हैं, इसी सल्की भवन को जब यह सल्की भवन किसमें होने लगे, वह सल्की कोशिकाएं जो किससे जुड़ी हुई हैं, आँख की आपकी कॉर्निया से जुड़ी हुई हैं, तो इसको स्पेशली नाम दे दिया जाता है और वो नाम क्या कहलाता है, जीरोप्लेथेमिया कहा जाता है। ध्यान रखना, जीरोप्लेथेमिया कहा जाता है। याद रखना, हमने प्ले बोल दिया लेकिन याद रखना जीरोप्लेथेमिया कहा जाता है। तो इसको याद रखना है क्या, जीरोप्लेथेमिया इसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जीरोप्लेथेलिमिया, ये नाम आप याद रखेंगे, ये आधा फा रहेगा थैलीमिया, ठीक है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है, यही पेपर में आपका क्या है, आपका पूछा जाएगा कि बताइए जीरोप्लेथेलिमिया रोग किसके कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये रोग होता है, ठीक है। अब हिंदी क्या है, बहुत विचित्र होती है, अभी हम बताते हैं, ये भी लिखा हो, परेशान ना होना, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने उस दिन ये लिख दिया था आज ये लिख दिया तो बड़ी बात नहीं है। यदि ये लिखा हो तो आप लिखा रहने दें, ये भी आपका नाम सही है, पैथेलिमिया, ये भी सही है, ठीक है ना। ये लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, जीरोप्लेथेमिया। इंग्लिश तो एक ही होती है तो इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यही कह सकते हो या इसको कह सकते हो, ये क्या है, तो आपका ड्राई आइज इसको ही कहते हैं। जीरोप्लेथेमिया किससे संबंधित है, आँखों के शुष्कता से संबंधित है, आँखों की कॉर्निया के शुष्क होने के संबंधित है। ये रोग किसके कारण होता है, ये विटामिन ए के कारण होता है। दूसरा, यदि कहें कि ये तो अश्रु ग्रंथियाँ थी, ये तो बात हमने किसकी की है, अश्रु ग्रंथियाँ। यदि हम दृष्टि रंगाओं की बात यहाँ कर लें कि दृष्टि रंगाओं की बात कही जाए कि जो मुख्य रूप से जो इसमें बाधक होती हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है, सर्वाधिक प्रभाव मुख्य रूप से जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है, मुख्य रूप से प्रभाव जो पड़ता है वो आँखों की दृष्टि रंगाओं पर पड़ता है। जिस कारण से दृष्टि रंगाएँ मतलब आँखों की जो दृष्टि रंगाएँ हैं भाई आपकी क्या होने लगती हैं, बाधित, और जो आप क्या कहते हो उसको ही कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जिसको आप कहते हो रतौंधी। ध्यान करो, तो आपका दृष्टि रंगाएँ प्रभावित होने के कारण आँखों की दृष्टि रंगाएँ जब प्रभावित हो जाती हैं तो एक रोग हो जाता है जिसको कहा जाता है रतौंधी, या इसको ही कहा जाता है क्या, तो आपको इसको ही कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपका चाहे ये लिखा हो चाहे आपका ये लिखा हो, एक ही बात है, आप परेशान नहीं होना। नाइट ब्लाइंडनेस भी इसी को कहा जाता और रतौंधी भी क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। तो याद रखना है कि इसकी कमी से कौन सा रोग, दो रोग मुख्य रूप से, एक जीरोप्लेथेमिया जो अश्रु ग्रंथियाँ शुष्क होने की वजह से होता है, दूसरा रतौंधी जो आपकी आँखों की दृष्टि रंगाएँ प्रभावित होने से होता है। और दोनों के दोनों रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन ए की कमी से होते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, पहले ये बताओ।
यहाँ तक कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप बता सकते हो, ज़रा बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले बताओ। अब यहाँ पर एक नोट डाल के पॉइंट लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, सुनो क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ध्यान रखना, जो रतौंधी है इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दूसरा है वर्णांधता, दूसरा क्या है, वर्णांधता। कोई कहे ये वर्णांधता क्या है, तो वर्णांधता जो है ये एक अनुवांशिक बीमारी है। ये क्या है, अनुवांशिक। ये विटामिन ए से इसका कोई लेना देना नहीं है कि विटामिन ए की कमी से या कोई रोग हो जाए तो उसको वर्णांधता कहेंगे, नहीं। आपका हो नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस का संबंध आपकी वर्णांधता से नहीं है। वर्णांधता आपकी कैसी बीमारी है, ये एक अनुवांशिक बीमारी है। ये कैसी बीमारी है सर, तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है। आप इसको याद रखना कि आपकी वर्णांधता जो होती है वह कैसी बीमारी होती है, अनुवांशिक बीमारी होती है। जबकि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से आंखों की दृष्टि रंगाएं प्रभावित होने से जो बीमारी होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी होती है। उसके साथ जीलुपुलथेमिया आपकी आंखों की जो अश्रुग्रंथियां प्रभावित होने से होती है। जबकि वर्णांधता का विटामिन ए से किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। वर्णांधता अनुवांशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति को लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है, व्यक्ति को दूर से लाल व हरा रंग नहीं दिखाई देता, यानी कि यूं कहो कि व्यक्ति को आपका लाल और हरा रंग दिखाई ही नहीं देता है। बात समझ गए, वह रोग क्या कहलाता है, वर्णांधता। और ये आपका क्या कहलाता है, ये जीन में खराबी, जीन में किससे, जीन में खराबी से उत्पन्न होता है, जो आपका क्या कहलाता है, एक वाहक के तौर पर क्या है, ये आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इस प्रकार से क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। बायोलॉजी जो डिटेल में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि इसका जो वाहक होती है वो मेल नहीं होता है, फीमेल इसका क्या कहलाती है, वाहक कहलाती है। कैरियर मतलब अगली पीढ़ी में कौन लेके जाएगी, तो माता अगली पीढ़ी में लेके जाएगी, पिता इसको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे के उसमें ऐसा नहीं होता है कि केवल पिता का ही योगदान हो, माता और पिता, उसके दादा परदादा सभी के जीन्स जो हैं बच्चे में क्या होते हैं, संयुक्त रूप से होते हैं। आपको पता है, ये तो आपने अनुवांशिकी आपने पढ़ाई है कि माता पिता बच्चे में किसके गुण आते हैं, बच्चे में 1/2 माता पिता तो 1/4 आपके दादा दादी, 1/8 तो आपके परदादा परदादी, यानी कि इस प्रकार के जो आपके पूर्वजों के गुण, पूर्वजों के जो जीन्स हैं उसका गुणज के रूप में क्या है बच्चे जन्म लेते हैं, उनके जो गुण पाए जाते हैं। तो ये बात आप समझ में आई होगी कि जो वर्णांधता है वह कैसी बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है। और यह एक अनुवांशिक बीमारी है, इसका विटामिन ए से कोई संबंध नहीं है। इसमें जो ये बीमारी होती है, इस बीमारी में जीन्स की खराबी के कारण यह बीमारी उत्पन्न होती है, जिसमें बालक को या व्यक्ति को लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती, यानी उसकी आंख लाल व हरे रंग को नहीं पहचान पाती, लाल व हरे रंग को पहचानने में असमर्थ रहती है। और इसकी जो ट्रांसफ़र होता है वो वाहक के तौर पर किसको कहा जाता है, तो फीमेल जो होती है वह कैरियर वाहक होती है, यानी कि माता इसका जो होती है वह वाहक होती है, यानी कि अगली पीढ़ी में पिता लेके नहीं जाएगा, उसको कौन लेके जाएगा, माता। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ज़रा समझते हैं, वो देखिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये 2 रोग आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं सर, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, देखना जरा। चलिए सर, एक पॉइंट हमने उस दिन भी बताया था, शायद आज फिर बताए दे रहे हैं कि क्या इसका संचय या इसका संश्लेषण किया जा सकता। हाँ, किया जा सकता। वैसे विटामिन का संचय संश्लेषण नहीं होता, लेकिन क्या विटामिन ए का संचय या संश्लेषण किया जा सकता। तो सुनिए, यदि हम कहें तो इस विटामिन ए का संचय भी किया जा सकता और संश्लेषण भी। कैसे, तो सुनिए, यदि कोई कहे
तो यकृत के पास थोड़ी सी मात्रा में इसका क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। ध्यान रखना, विटामिन ए का संचय कहाँ किया जाता है, तो विटामिन ए का संचय यकृत के पास थोड़ी सी मात्रा में किया जाता है, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में यकृत के पास इसका संचय किया जाता है विटामिन ए का। अब विटामिन ए का संचय भी किया जाएगा, साथ साथ क्या किया जाएगा, इसका संश्लेषण भी किया जाएगा। इसका क्या किया जाएगा, इसका संश्लेषण भी किया जाएगा। संश्लेषण, संचय और संश्लेषण, यानी कि इसका संश्लेषण अब कैसे होगा, संचय या संश्लेषण, वो भी समझते हैं। सुनिए, इसका जो संचय या संश्लेषण होगा तो आपका आंतरिक श्लेष्माएं की जो कोशिकाएं होती हैं, आंत की जो आपकी, ध्यान करो, आंतरिक श्लेष्मा की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के माध्यम से इसका क्या किया जाता है, इसका संश्लेषण किया जाता है। जो आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं होती हैं उनके माध्यम से इसका क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, जो कि यकृत के पास क्या है, थोड़ी सी मात्रा में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। इसके संश्लेषण में कौन सा जो है आपका, कौन जो है वह इसको सहयोग करता है, तो याद रखना, जो कैरोटिन नाम का जो आपका रंजक है, ध्यान रखना, कैरोटिन, याद रखना, कैरोटिन नामक रंजक, कौन, कैरोटिन नामक जो रंजक है, ये जो आपका किस में पाया जाता है, ये पादप में पाया जाता है, मतलब वनस्पति में पाया जाता है। जैसे गाजर वगैरह हुआ तो ये कैरोटिन उसमें पाया जाता है रंजक के तौर पर। रंजक का मतलब होता है रंगना, यानी कि लाल रंग गाजर का किसके कारण होता है, तो इस कैरोटिन के कारण होता है। तो ये जो कैरोटिन नामक जो रंजक है, इस कैरोटिन नामक रंजक के कारण ही जो आपका क्या किया जाता है, विटामिन ए का संश्लेषण जो है भाई आपका किया जा सकता है। तो किसके माध्यम से, कैरोटिन नामक रंजक से इसका क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है। कौन करता है संश्लेषण, आंतरिक श्लेष्मा कोशिकाएं करती हैं, और ये जाके कहाँ इसको जमा कर देती, इसको यकृत के पास थोड़ी सी मात्रा में स्टोर कर देती। बात समझ में आ गई है, पूरी पिक्चर क्लियर है। आंत में पाई जाने वाली जो श्लेष्मा ग्रंथि हैं, जो श्लेष्मा कोशिकाएं हैं, उनके माध्यम से इनको एब्जॉर्ब किया जाता, इनका संश्लेषण किया जाता, इनको एकत्रित किया जाता। किससे एब्जॉर्ब होगा, पादप जो वनस्पति खाओगे उस वनस्पति में यदि कैरोटिन नामक रंजक होगा तो कैरोटिन नामक रंजक से इसका संश्लेषण कर लिया जाएगा, और ये कैरोटिन नामक रंजक जो संश्लेषित होकर जाएगा वो यकृत के पास क्या है, आपका विटामिन ए के रूप में विटामिन ए स्टोर हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ये पूरे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इतनी बात समझ गए कि नहीं, समझ गए सर, ठीक है। अच्छा, ये बताने वाली बात है नहीं, ये कहाँ पाया जाता, तो गाजर हुआ, सलजम हुआ, ठीक है ना, तो ये तो बताने वाली बात है नहीं। चाहे गाजर हो, चाहे सलजम हो, चाहे शकरकंद हो, चाहे पके शकरकंद हो, चाहे पके पपीता हो, भाई पपीता तो पका ही खाओगे, कच्चा थोड़ी खाओगे, पका पपीता हो, या आपका कहें तो दूध हो, आपका अंडे का पीला भाग हो, दूध हो, ये अंडा हो, अंडे का वो पीला भाग, अंडे का पीला भाग, ठीक है ना, अंडे का जो पीला भाग, तो यहाँ पर यह है आपका विटामिन ए पाया जाएगा। ये सरल सी पॉइंट है, इसमें नहीं। पनीर हुआ, राजमा हुआ, इसमें भी क्या है आपका पनीर या राजमा, यहाँ पर भी क्या है ये आपका पाया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं जो आपके विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, यहाँ पर क्या है ये पाया जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पॉइंट एक और पढ़ देते हैं, सुनिए जरा, सुनिए, एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं। देखो ये 4 पॉइंट हमने बताया, इनको भूलना नहीं है। विटामिन ए से यदि पूछा जाएगा तो बस यहीं से, क्या, पहला रतौंधी उपकलीय ऊतक और उपकलीय ग्रंथियों में काम आता है। और उपकलीय ग्रंथियों में क्या बताया, 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं, एक अश्रु ग्रंथियां हैं और एक आपकी आंख की जो ग्रंथि है दृष्टि रंगाएं। जब दृष्टि रंगाओं को सबसे ज़्यादा बाधित करता है तो रतौंधी होता है, जिसको आप क्या कहते हो, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हो, ठीक है ना। दूसरा अश्रु ग्रंथियों को जब बाधित करता है तो अश्रु ग्रंथियों को बाधित करने की वजह से आँख का जो कॉर्निया वाला भाग है वो शुष्क हो जाता है, और शुष्क हो जाता है जिसको सल्की भवन कहते हैं। तो जब कॉर्निया का सल्की भवन हो तो उसको क्या कहा जाता है, जीरोप्लेथेमिया कहा जाता है। तो एक रोग हो जाता है जीरोप्लेथेमिया विटामिन ए की वजह से, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट याद रखना, इसी से जुड़ा हुआ हमने बताया वर्णांधता। वर्णांधता क्या है, एक अनुवांशिक बीमारी है, ये विटामिन ए की कमी से नहीं होती है। तीसरा पॉइंट ये हो गया।
चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि क्या इसका स्टोर विटामिन ए का शरीर में किया जा सकता है। जी हाँ, किया जा सकता है। यकृत के पास इसका संचय किया जा सकता है। किस प्रकार से संचय होता है वो बताया कि जब आप गाजर खाते हो तो गाजर में पाए जाने वाला जो रंजक है कैरोटीन, उसके माध्यम से शरीर की आंतरिक कोशिकाओं के द्वारा, शरीर की जो आंतरिक श्लेष्मा कोशिकाएं हैं जिनको ग्रंथियां कहा जाता है, उनके माध्यम से इसको एब्जॉर्ब करके, इसका अवशोषण करके, इसका संश्लेषण करके शरीर में यकृत के पास इसको क्या कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। चौथा पॉइंट ये याद रखना लेना। बात समझ गए? क्लियर है? इससे ज़्यादा और कुछ हमने बताया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है। चलिए यहाँ पर एक और हमने ये तो शायद आपको पहले ही बता दिया था, संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन क्यों? क्योंकि देखो रोधी विटामिन को ही कहा जाता है रोधी पदार्थ है, तो संक्रमण को रोकने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? इसी की। जैसे विटामिन सी उस टाइम पर आपका वायरस के टाइम पर, कोविड-19 के वायरस के टाइम पर सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन चला? तो विटामिन सी चला। विटामिन सी की गोलियाँ खाई लोगों ने, लिमसी खरीद कर बहुत बड़ी मात्रा में लिमसी का प्रयोग किया गया। क्यों? ये विटामिन सी था, साथ साथ जिंक का भी प्रयोग किया गया। तो वही है, ये विटामिन क्या होता है? एक रोधी विटामिन के तौर पर। तो ये भी क्या है? रोधी विटामिन है जो संक्रमण को रोकने का काम करता है। तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। अन्य विटामिन की पूछे तो वह भी। तो ये तो जनरल सी बात हो गई, ये बताने वाली बात नहीं है। बात समझ गए? फिर भी यदि आप कहें तो हम आपसे वो कह सकते हैं, ध्यान रखना कि ये जो आपका है, कि ये जो आपका होता है, इसको क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जीवाणुओं के संक्रमण को कम करता है। वायरस के संक्रमण के लिए भी जो आया था वो विटामिन सी सबसे ज़्यादा यूज किया, तो इसको संक्रमण रोधी विटामिन तो कहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, विटामिन डी पढ़ते हैं। विटामिन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, और आपको हम कोशिश भी करेंगे कि पूरा समझा दें। चलिए विटामिन डी। विटामिन डी की बात कहें तो विटामिन डी को सरल सी तो बात यही है कि इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, पता ही है आपको। वैसे भी आपने देखा होगा, तो ये तो आपको ये तरीके तो बहुत याद होंगे। ऐसे कैसे टिको फिको, तो ये तो बताने वाली बात नहीं है। आपका ऐसे कैसो, ऐसे कैसे टोको फेको या टिको फिको, एस्कॉर्बिक एसिड, और कैसे से कैल्सीफेरॉल, ध्यान करो, और टोकोफेरॉल, ठीक है ना? टोको, फिर आपका फेको। तो ये आपके पूरे CDE के क्या है रासायनिक नाम हैं जो आपको याद है। बाद में हम एक चार्ट में आपको क्या कर देंगे, लिखा देंगे। तो ये बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है ना? ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप परेशान ना होना। अच्छा, वहाँ पर याद रखना विटामिन ए का जो खोज करता थे, विटामिन ए के खोजकर्ता के तौर पर फंक को जाना जाता है। किन को जाना जाता है? विटामिन ए के खोजकर्ता के तौर पर फंक महोदय को जाना जाता है। लिख लेना वहीं पर कि विटामिन ए, अभी हमने ख़त्म नहीं किया, उसी में एक लाइन हो तो लिख लेना। विटामिन ए का जो खोजकर्ता के तौर पर किनको जाना जाता है? आपके विटामिन ए की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? फंक। अब बात करते हैं डी। तो सबसे पहले डी, और डी के खोजकर्ता कौन कहलाए? तो डी के खोजकर्ता थे हॉपकिंस। डी के खोजकर्ता कौन कहलाए? डी के खोजकर्ता कहलाए हॉपकिंस। अब बात करते हैं इन हॉपकिंस की, कि हॉपकिंस कौन? हॉपकिंस की बात करते हैं तो खोज करता है, फिर बाद में सी आएगा। तो सी की खोज किसने की? तो सी की खोज की थी हॉलकट ने। विटामिन बी की खोज किसने की थी? तो विटामिन बी की खोज की थी मैकलम ने, ठीक है ना? तो ये बाद में हम आपको लिखाते चलेंगे साथ साथ। अब यहाँ पर विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कोई कहे तो रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, याद रखना। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल कहें या फेरॉल कहें, ये कैल्सीफेरॉल क्या है? ये रासायनिक नाम है, केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखें कि क्या क्या बीमारी होती हैं, तो जानते ही होंगे रिकेट्स वगैरह जो हुए वो सब क्या होते हैं? इसी की कमी से होते हैं। लेकिन अब आपको इतनी सरल चीज़ें तो वो आपसे पूछने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है, सुनिए।
जो कैल्सीफेरोल है, इस विटामिन डी को थोड़ा समझते हैं, फिर हम आपको बाद में जनरलाइज करके बताएंगे लास्ट में कि विटामिन डी में कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद रखनी है। ठीक है, सुनिए, विटामिन डी की बात कहें तो किसके निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, तो सबसे पहले जो आपके इसमें जो निर्माण इसमें जो प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना, दांतों के निर्माण के लिए। ध्यान रखना, पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दांतों के निर्माण के लिए यदि कोई कहे तो दांतों के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विटामिन डी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जो आपकी अस्थि वगैरह हुए, जो आपकी अस्थि वगैरह हुई, उनके निर्माण के लिए या अस्थि के लिए भी जो है वो आपका ये विटामिन क्या होता है, आवश्यक होता है। अब जब यह विटामिन आवश्यक होता है, लेकिन यदि इसी विटामिन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो इसी विटामिन की जब कमी होगी तो निश्चित सी बात है कि अस्थि संबंधित, दांतों से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्या होंगे, रोग उत्पन्न होंगे। तो आपको याद रखना है कि इसकी कमी से कौन कौन प्रभावित होता है, अस्थि व दांत, इसकी कमी से, ध्यान रखना, अस्थि व दांत क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अस्थि व दांत क्या हो जाते हैं, आपके प्रभावित हो जाते। और जब अस्थि व दांत क्या हो जाते, प्रभावित हो जाते, तो मनुष्य को क्या होगी दिक्कत होगी। कौन कौन सी दिक्कत होगी वो देखते हैं यहाँ पर। याद रखना, यदि इस प्रकार की कोई समस्या हो जाती है, यदि विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो मेन पॉइंट दांतों के निर्माण व अस्थि के निर्माण में समस्या उत्पन्न होगी। और समस्या उत्पन्न होगी तो दो चीज़ें प्रभावित हो जाएंगी, एक अस्थि व एक दांत, दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। अब जब दोनों प्रभावित हो जाएंगे तो अगला पॉइंट पूछा जाता है, और अगला पॉइंट क्या पूछा जाता है वो लिखते हैं। अगला पॉइंट पूछा जाता कि इसके कारण, एक पॉइंट और याद रखना है, गर्भवती माँ जो इसके बच्चे होंगे, वो भी, इसके जो बच्चे हैं उसका भी समुचित विकास भी क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। निश्चित सी बात है। तो इसके जो बच्चे हैं उस बच्चे का विकास, तो बच्चे का विकास भी क्या होगा, वो भी आपका अवरुद्ध हो जाएगा। इतनी सी बात तो आपको एक जनरल तौर पर याद रखनी है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या, सुनिए जरा। यदि कहें तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन से तत्व हैं जो विटामिन डी की कमी से प्राप्त होते हैं, अस्थि व दांतों को बनाने वाले, तो आपका सबसे ज़्यादा जो आता है अस्थि या दांतों के लिए, एक तो आपका कैल्शियम आता है, नाम सुना होगा, क्या आता है, कैल्शियम। साथ साथ आपका आता है फास्फोरस। हड्डियों में क्या पाया जाता है, यही तो पाया जाता है, दांत या हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस। तो जब शरीर को विटामिन डी की कमी है, तो शरीर को विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी की कमी होगी तो निश्चित सी बात है कि इनकी भी कमी शरीर में हो जाएगी। साथ साथ अकेला फास्फोरस भी नहीं, इससे प्राप्त होता है आयरन भी, तो आयरन की भी क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। और आयरन की भी तो आपकी कमी होगी, तो आयरन की भी कमी हो जाएगी। अब जब आयरन की कमी हो जाएगी तो विभिन्न प्रकार में, ध्यान रखना, विभिन्न प्रकार के, देखना जरा, यदि विटामिन डी है, विटामिन डी शरीर में नहीं प्राप्त हो रहा है, विटामिन डी नहीं प्राप्त हो रहा है, तो दांतों के निर्माण, अस्थि निर्माण, ये सब प्रभावित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विटामिन डी का जो है वो सहयोग किस में करता है, विटामिन डी दांतों के निर्माण और अस्थि के निर्माण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब जब इसके निर्माण में सहायता प्रदान करता है, यदि विटामिन डी शरीर को नहीं मिलेगा तो दांत व अस्थि दोनों प्रभावित होंगे। और जब दांत व अस्थि दोनों प्रभावित होंगे तो दांत व अस्थि तो प्रभावित होंगे किसी मनुष्य के, लेकिन यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके बच्चे का विकास भी क्या है, अवरुद्ध हो जाएगा। ये जो विटामिन डी है, ये किसके निर्माण में सहायता प्राप्त कराता है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन। मतलब जो विटामिन डी है वह है, उसमें क्या क्या है, उसमें आपका कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है। इनकी भी क्या है, शरीर में कमी हो जाएगी। और शरीर में कमी हो जाएगी तो निश्चित सी बात है, ध्यान रखना कि यदि हम कहें जो विटामिन डी होता है, वो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक आदि के अवशोषण में क्या करता है, सहायता करता है। कि यदि हम कहें कि विटामिन जो डी है वह किसके अवशोषण में सहायता प्रदान करता है, शरीर को कैल्शियम के अवशोषण की जरूरत पड़े, फास्फोरस की पड़े, आयरन की पड़े, इन सब की पड़े, तो इनका अवशोषण कौन करता है शरीर में, विटामिन डी के माध्यम से ही इनका अवशोषण किया जाता। यानी विभिन्न प्रकार के जो आपके कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या जो भी आपके तत्व होंगे, उन तत्वों का एब्जॉर्ब, उन तत्वों का अवशोषण किस विटामिन की सहायता से किया जाएगा शरीर में, तो शरीर में विटामिन डी की सहायता से इन सभी तत्वों का क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, डिटेल में थोड़ा सा चलते हैं इसके, और डिटेल में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंटों को पहले समझ लेते हैं, फिर लौट के यहाँ फिर आएंगे। देखना जरा, विटामिन डी में
थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये विटामिन डी क्या कह रहा है। तो विटामिन डी की बात कहें तो देखना, यहाँ पर जरा समझते हैं कि जो विटामिन डी है इसको एक प्रकार से दो रूपों में विटामिन डी को पढ़ा जाता है। विटामिन डी को दो रूपों में क्या है आपका पढ़ा जाता है। मतलब क्या, दो रूप कौन कौन से, तो जरा समझना, यहाँ पर एक होता है D2 और एक होता है आपका D3। अब आप कहो ये तो हमने पहली बार पढ़े, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़े तो मैं समझ में तो आ रहा है ना, हम समझा रहे हैं। विटामिन डी, दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, एक विटामिन D2 और एक विटामिन क्या होता है D3। क्या होता है विटामिन D2, क्या होता है विटामिन D3, इस विटामिन D2 और D3 के बारे में पढ़ते हैं। इनसे किस प्रकार से जो है वह आपका किस प्रकार से शरीर के लिए उपयोगी होता है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो सुनिए, यदि कहें कि ये विटामिन जो डी है, इस विटामिन डी को क्या कहते हैं, या दूसरा आपका विटामिन डी है उस विटामिन डी उसको क्या कहा जाता है, तो थोड़ा सा पॉइंट इसको आपको समझा लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। सर जो भी डाउट हो वो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत हो तो वो पूछते चलना। चलिए सुनिए, सबसे पहले यदि हम कहें यहाँ पर तो थोड़ा सा समझ लेते हैं सर। ये दिया है अर्गे कैल्सीफेरॉल। तो D2 जो विटामिन है इसका नाम दिया जाता है अर्गे कैल्सीफेरॉल, जबकि जो दूसरा D3 विटामिन है, इस D3 विटामिन का जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है कोली कैल्सीफेरॉल। क्या दिया जाता है, कोली कैल्सीफेरॉल। अभी समझाते हैं ये क्या आपका कोली कैल्सीफेरॉल होता है और क्या आपका अर्गे कैल्सीफेरॉल होता है, ध्यान रखना। तो अलगे कैल्सीफेरॉल क्या है, कोली कैल्सीफेरॉल क्या है, दोनों को हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं, सुनना। अलगे कैल्सीफेरॉल क्या है, कोली कैल्सीफेरॉल क्या है, दोनों को समझ लेते हैं, देख लेते हैं जरा। सुनिए, यदि कहें कि इसका जो निर्माण किया जाता है, दो प्रकार के जो आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उनको आप समझ लेना जरा। यहाँ पर इसका निर्माण पौधों द्वारा किया जाता, यानी कि ये अर्गे कैल्सीफेरॉल पौधे द्वारा निर्मित होता है और उसमें भी कुछ पौधे ही इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सारे पौधे क्या नहीं करते, इसको निर्मित नहीं करते। जबकि कोली कैल्सीफेरॉल की बात कहें तो कोली कैल्सीफेरॉल का निर्माण तब होता है जब हमारे शरीर की त्वचा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है। तो त्वचा के नीचे जो आपकी त्वचा के नीचे जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको आप हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वह किस में बदलने लगता है, विटामिन डी में बदलने लगता है। तो इस विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है, D3 जिसको कहते हैं, इसका निर्माण पादाप में नहीं होता, इसका निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है। और ये मनुष्य के शरीर में कहाँ निर्मित होता है, तो जब सूर्य का प्रकाश त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा के नीचे जो एक आपका एपिडर्म नाम की जो आपका ऊतक पाया जाता है, वही किस में बदलने लगता है, विटामिन D3 में बदलने लगता है। लेकिन इसको कहते तो हैं क्या, हम विटामिन डी ही कहते, लेकिन अलग अलग सेपरेट रूप डिटेल में पढ़े जाते हैं D2 और D3। तो इसका निर्माण कब होता है, इसका निर्माण तब होता है जब त्वचा जो है वह धूप के, सूर्य के संपर्क में आती है। कब, जब मनुष्य की जो त्वचा है वह सूर्य के प्रकाश या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है, तब जाके इस प्रकार के विटामिन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो दो चीज़ें क्लियर रहेंगी। अर्गे कैल्सीफेरॉल और कोली कैल्सीफेरॉल का निर्माण कब होता है, ये पौधे द्वारा निर्मित होता है। इसको पौधे निर्मित करते हैं विटामिन डी को। इसका निर्माण किसके माध्यम से किया जाता, त्वचा के नीचे जो आपका एपिडर्म नाम का लेयर होता है, वह किस में बदलने लगता है, इसमें बदलने लगता है विटामिन डी में, जिसको कोली कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसी को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ये बात पहले आप डाइजेस्ट कर लो कि जो विटामिन डी है वह दो रूपों में पाया जाता है। इसी को थोड़ा सा और हम आपको अच्छे से समझा देंगे ताकि आपको हमारी बात बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है।
चलिए सुनिए, ये अर्गे कैल्सीफेरोल को पहले समझते हैं कि ये कैसे निर्मित होता है। तो सुनो, इसका जो निर्माण किया जाता, इसका निर्माण भी ध्यान रखना, ये जो अर्गे कैल्सीफेरोल का जो निर्माण है ये भी क्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश क्या होगा, उपस्थित होगा, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो ईस्ट कोशिकाएं होती हैं, ध्यान रखना कौन सी कोशिकाएं, जो आपकी ईस्ट जो कोशिकाएं होती हैं वो ईस्ट कोशिकाएं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो ईस्ट कोशिकाएं होती हैं वह ईस्ट कोशिकाएं क्या करती हैं, ईस्ट कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपका जो ईस्ट कोशिकाएं होती हैं वह आपके एक पदार्थ होता है जिसका नाम आपने सुना होगा अर्गेस्टॉल। इसको किस में बदलने लगती हैं, अर्गे कैल्सीफेरोल में बदलने लगती हैं। तो याद रखना ये किनके द्वारा किया जाएगा, केवल कुछ पौधों के द्वारा निर्मित किया जाएगा, संपूर्ण पौधों के द्वारा नहीं, केवल कुछ पौधों के द्वारा निर्मित किया जाएगा, हमने आपको बताया ही है। तो आपको ये याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या कहा जाता है, अर्गे कैल्सीफेरोल। ये किसके कारण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कुछ कोशिकाएं, मतलब कुछ पौधे, मतलब ईस्ट कोशिका कुछ पौधों में आ गई, तो ईस्ट कोशिकाएं क्या करती हैं, अर्गेस्टॉल को, किसको, अर्गेस्टॉल को जो आपका पाया जाता है उस अर्गेस्टॉल को किसमें बदलने लगती हैं, अर्गे कैल्सीफेरोल में बदलने लगती हैं। और यही क्या कहलाता है, विटामिन, जो पौधे के द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, तुम कमेंट कर दो, हम बाद में उसका रिप्लाई दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सर। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। अब सुनिए जरा, ठीक है, अब सुनिए जरा, इसके बाद आता है कोलिकेस्टोफेरोल, ठीक है ना। चलिए सुनिए, सुनिए जरा, ठीक है ना। ये अर्गेस्टॉल क्या है, तो ये एक पदार्थ है, एक मटेरियल है, एक पदार्थ है जो ईस्ट कोशिकाओं में पाया जाता है। उसकी मदद से ही क्या किया जाता है, अलगे कैल्सीफेरोल का निर्माण किया जाता है। कोलिकैल्सीफेरोल का निर्माण सुनो, इसका निर्माण त्वचा करती है, और त्वचा कब करती है, तो वो सुनो, जो आपका जो त्वचा है ये भी क्या करती है, तो यहाँ पर जो ये जंतु, मतलब जंतु स्वयं, मतलब प्राणी जगत इसमें आ गया, चाहे जंतु खुद हो चाहे आपका प्राणी हो, वो किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंदर। तो त्वचा के निर्माण, जब त्वचा सूर्य के संपर्क में आती है, तो जब त्वचा जो है वह सूर्य के संपर्क में आएगी तो यहाँ पर एक हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल क्या आता है, एक हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जिसको 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहते हैं, या 7D कह दो, अच्छा लगेगा, 7D। तो ये 7D आपका हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है। ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो उपस्थित होता है त्वचा के अंदर, ध्यान रखना, तो ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है इसका संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका जो मनुष्य की जो त्वचा हो या जंतु की जो त्वचा हो उसके अंदर, जो त्वचा के अंदर एक आपका एपिडर्मिस पाया जाता है, एक एपिडर्म पाई जाती है, उसमें 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। ध्यान करो, हमने आपको उस दिन बताया था जब बसा पढ़ा रहे थे कि इस त्वचा के नीचे एक मोटी परत जमा होती रहती है, वह कोलेस्ट्रॉल कहलाती है। वह कैसे जमा होती है, तो वह जब व्यक्ति भोजन को संचित करता रहता है तो वह वसा के रूप में, वसा का संचय करता रहता है तो वह वसा के रूप में यहाँ संचित होती रहती है, और इसी वसा का वह उपवास या व्रत के दौरान क्या करता है, वो उपयोग करता है। उस वसा में क्या है, यही 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसी 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जब सूर्य के संपर्क में आता है तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने के कारण यही जो कोलेस्ट्रॉल है सूर्य की परावैंगनी किरणों से क्रिया करके किसमें बदल जाता है, कोलिकैल्सीफेरोल में क्या हो जाने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पहले ये बताओ। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो, फिर से समझा दे रहे हैं हम आपको, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। चलिए समझिए, थोड़ा सा पॉइंट और समझ लेते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है, इस विटामिन डी का जो निर्माण हुआ है, यहाँ पर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हुई, और यहाँ पर भी हमने कहा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हुई। क्या बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के विटामिन डी का निर्माण संभव था? जवाब है नहीं। तो धूप का विटामिन किसको कहा जाता? तो याद रखना, धूप का विटामिन भी यदि कोई कहे तो विटामिन डी को क्या कहा जाता है? धूप का विटामिन। मोस्ट इंपोर्टेंट,
वैसे पेपर में विटामिन D2 D3 नहीं आएंगे। जब कहें धूप का विटामिन क्या है तो डी आपको A B C D में यदि चयन करने को आए विटामिन डी चयन करना, लेकिन जब विटामिन A B और D2 D3 में चयन करने को आए तो विटामिन D3 को चयन करना। मोस्ट इंपोर्टेंट बात समझना जरा, क्या कहा, जब ऑप्शन इस प्रकार के हों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो कहें A B C और D, पूछे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन धूप का विटामिन के नाम से जाना जाता, आप ठोक के टिक करो विटामिन डी को। लेकिन यदि ऑप्शन इस प्रकार से आए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इस प्रकार से आने के बाद पूछे विटामिन ए, विटामिन बी और D2 और D3, फिर आपको D3 पे जाना है। इसको स्पेशली क्या कहा जाता है, धूप का विटामिन कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। और वैसे आपसे ऐसा ना डिटेल नहीं जाते हैं, यहीं पूछ लिया जाता है विटामिन A B C D में बताइए कि धूप का विटामिन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है। क्लियर है कि नहीं सर, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक तो कोई कितना, ठीक है, थोड़ा और, ठीक, चलिए थोड़ा और सर अभी, चलिए ये बात समझ में आई कि नहीं पहले ये बताओ, ठीक है। चलिए सुनिए सर, सुनिए सर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, बस आखिरी पॉइंट है ये, ध्यान करो। हमने क्या कहा, इसके मदद से किसका अवशोषण किया जाता है, कैल्शियम व फास्फोरस, यही बताया। विटामिन डी की मदद से ही किसका अवशोषण होता है शरीर में, कैल्शियम या फास्फोरस। और कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण होगा, समझदार हो, कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण होगा तो शरीर की हड्डियां मजबूत होंगी, हड्डियों का निर्माण होगा, क्योंकि फास्फोरस और कैल्शियम किसके निर्माण के लिए जरूरी है, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए। लेकिन यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम की उपस्थिति रहेगी, नहीं। शरीर में कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण कैसे होगा, उसका संश्लेषण कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो शरीर की हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर। तो शरीर की हड्डियां जब कमजोर हो जाएंगी तो दो रोग, जो बच्चे हैं, बच्चों में यदि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं उसको सूखा रोग कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। जबकि वयस्कों में, ध्यान रखना, जबकि वयस्कों में यदि यह रोग हो जाए, यदि हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएं तो उसको ऑस्ट्रियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई। तो बच्चों में उसको सूखा रोग या रिकेट्स कहते हैं, जबकि वयस्कों में यदि यही विटामिन डी का अवशोषण सही ढंग से ना हो पाए तो कैल्शियम फास्फोरस की कमी होने लगेगी, और कैल्शियम फास्फोरस की कमी होने लगेगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। कमजोर हो जाएंगी तो वह आपकी क्या हो जाएंगी, या तो टेढ़ी हो जाएंगी या इस प्रकार से हो जाएंगी, उसको ही क्या कहते हैं, सूखा रोग या रिकेट्स कहते हैं। इसको ही कहा जाता है क्या, इसको ही कहा जाता है, और इसको ही क्या कहा जाता है, बच्चों में रिकेट्स, जिसको क्या कहते हैं, सूखा रोग। लेकिन वयस्कों की यदि बात की जाए तो वयस्कों की जो हड्डियां हैं भाई आपकी छीण व लचीली हो जाती हैं, जिसको कहा जाता है ऑस्ट्रियोमलेशिया। तो याद रखना, इसको क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रियोमलेशिया, ठीक है। और ये ऑस्ट्रियोमलेशिया हो गया, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है तो अस्थि भंगुरता, हिंदी अस्थि भंगुरता, हिंदी भी साथ साथ लिखते चलो। अस्थि भंगुरता का मतलब क्या है, इसमें क्या किसका डर रहता है, इसमें हड्डियों के टूटने, फूटने और मुड़ने का डर रहता है, ठीक है ना। जब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, थोड़ी देर पे हड्डी मुड़ जाएगी। कभी कभार ऐसा लगता होगा जैसे
देखा होगा कि कभी कभार ऐसा लगता है कि अरे अरे कोई हाथ का जो हाथ है की उंगली है वो मुड़ गई है, या पैर है वो ऐसा मुड़ गया और एकदम दर्द होने लगा, तो वो किसके कारण है? इसी विटामिन की कमी के कारण है। वो आपकी क्या हो गया? अस्थि भंगुरता। ऐसा लगेगा कि हड्डी टूटने वाली है, मतलब उस भाग पर सही रूप से आपका क्या है, कैल्शियम फास्फोरस नहीं पहुंच रहा। तो कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा बढ़ाइए सर। चलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? बच्चों में रिकेट्स जिसको क्या कहा जाता है? सूखा रोग, ऑस्ट्रियोमलेशिया जिसको क्या कहा जाता है? अस्थि भंगुरता, और किसमें होती है? वयस्कों में। इसी में थोड़ा सा समझ लेते हैं विटामिन डी में। सुनना जरा, यदि विटामिन डी की और कमी हो जाए तो सामान्य चीजें क्या क्या देखने को मिलती हैं? जरूरत से ज्यादा नींद, जरूरत से ज्यादा नींद, मतलब शाम को सो गए 8 बजे 10 बजे 9 बजे और सवेरे उठे सीधे 10 बजे 8 बजे, तो ज़रूरत से ज़्यादा, इतनी थोड़ी ज़रूरत है, तुम 6 घंटे सो लिए बहुत है। ज़रूरत से ज़्यादा नींद भी किस कमी से आएगी? विटामिन डी की कमी से आएगी। फिर कोई कहे बिना काम के थक जाना, भाई काम करो थक जाओ, बात समझ में आती है? बिना काम के थक जाना, और बिना काम के भी थक जाओगे तो वो किसके कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। फिर डिप्रेशन की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, डिप्रेशन में डले, डिप्रेशन की समस्या कॉमा में डले, मतलब सीधा हाय राम हम क्या करें, तो डिप्रेशन में डले तो वो भी किसके कारण? विटामिन डी के कारण। भाई निश्चित सी बात है, जरूरत से ज़्यादा नींद आएगी, बिना काम के थक जाओगे, तो जब नींद आएगी तो व्यक्ति डला रहेगा तो फालतू की बातें सोचेगा, फालतू की बातें सोचेगा तो डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न होगी। बात समझ गए? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कहाँ कहाँ जो है यह आपका प्राप्त होता है, तो इसकी प्राप्ति और देख लेते हैं। इसकी प्राप्ति कहाँ कहाँ इसके स्रोत हैं? तो स्रोत सबसे पहले कोई कहे तो धूप, धूप आपका सबसे बेहतर स्रोत है। दूसरे नंबर पर मोटे अनाज, मोटे अनाजों में भी ये क्या है आपका पाया जाता है। मोटे अनाज की बात की है कि यहाँ समुद्री उत्पाद, समुद्री उत्पाद क्या? समुद्री उत्पाद में एक नाम आता है शैवाल, यानी कि समुद्री उत्पाद के शैवाल में ये क्या है आपका पाया जाता है। दूध हुआ, अंडे हुए, फिश ऑयल हुआ, यहाँ पर भी ये आपका पर्याप्त मात्रा में मिलता है। दूध हुआ, दूध में तो सब लगभग सभी है। दूध हुआ, अंडे हुआ, मछली हुआ, मछली का तेल हुआ, ETC, ठीक है ना, यहाँ पर तो ये पाया ही जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, हमारी बात आपको समझ में आ गई हो। हाँ, पनीर में भी मिलता है, पनीर भी लिख लो, ठीक है। चलिए सर, इतनी बात समझ में आए, कोई दिक्कत तो नहीं है। विटामिन डी को हमने कंप्लीट कर लिया, अब रह गया विटामिन ई, इसको और पढ़ लेंगे, ठीक है? टाइम काफ़ी हो गया, ठीक है, बस रोक दो, डन सर।